बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के लेक्चर का टॉपिक है स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड। स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड एक नेमाटोड है, राउंड वॉर्म है और इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करता है, इसलिए इसको इंटेस्टिनल नेमाटोड कहते हैं या हम इसको इंटेस्टिनल नेमाटोड के ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। जो आज का पावर पॉइंट लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड का, उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उसके डेफिनेटिव होस्ट यानी एक ही होस्ट होता है उसको होस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फाइनली इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस करके हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट की तरफ। स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड, ये जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो मैंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड की पिक्चर्स है। फिज़िकली स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड इस तरह नज़र आता है और ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि कभी कभी स्टूल में और या थ्रू माउथ या नोज़ भी स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड जो है वो बाहर आ सकता है। तो एडल्ट जो वॉर्म है वो इस तरह नज़र आता है। स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड जो डिज़ीज़ कॉज करता है उसे हम स्केरियासिस कहते हैं। मैं कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में ये चीज़ बता चुका हूँ कि जितने भी मेडिकली इम्पोर्टेंट वॉर्म्स या हेलमिंथ है वो जो इन्फेक्शन या डिज़ीज़ कॉज करते हैं तो उस डिज़ीज़ को उसी के नाम से ही मुंसलिक किया जाता है, मंसूब किया जाता है। जैसे स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड का डिज़ीज़ जो है इसको स्केरियासिस कहते हैं। लार्जेस्ट इंटेस्टिनल नेमाटोड है। एडल्ट फीमेल जो है वो 35 सेंटीमीटर तक ग्रो हो सकती है लेंथ में, और जो मेल है वो 30 सेंटीमीटर तक ग्रो हो सकता है। स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड का जो कॉमन नेम है वो इसको जाइंट राउंड वॉर्म कहते हैं। लाइफ साइकिल्स जो है, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड जो है वो अपना लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है और वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ और भी ऐसे होस्ट, नेचुरल होस्ट है जिनको स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी उसी एक ही होस्ट में जो है स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। चूँकि हम स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग हमारा फोकस होता है कि ह्यूमन किस तरह इन्फेक्ट होता है। स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स के जो एग्स होते हैं वो एग्स जब एम्ब्रियोनेटेड हो जाएं यानी कि उनके अंदर एम्ब्रियो बन जाए तो वो एग्स अगर ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट करता है यानी खा लेता है विद इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर, तो इस तरह ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है और वो फूड और वाटर जो है वो कंटामिनेटेड होगा विद द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग होता है स्केरियस से ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड होता है उसके स्टूल में रेगुलरली एग्स ऑफ द स्केरियस लुम्ब्रिकॉइड जो है वो पास आउट होते हैं। तो चलते हैं लाइफ साइकिल की तरफ। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ द एम्ब्रियोनेटेड एग्स विद फीकली कंटामिनेटेड फूड और फीकली कंटामिनेटेड वाटर, और ये जो एग्स हैं ये पहुंच जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन एग्स जो है दे हैचेस लार्वी, और ये लार्वी जो है it has the ability to penetrate through the wall of the intestine, यानी कि इंटेस्टाइन का वॉल जो है उससे पेनिट्रेट करके ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में ये पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए लिवर तक आ जाते हैं एंड देन फ्रॉम लिवर जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू कार्डिक सर्कुलेशन के थ्रू ये हार्ट में चले जाते हैं और हार्ट से ये प्यूरिफिकेशन के लिए जब ब्लड लंग्स में जाता है तो वहाँ से ये लंग्स में चले जाते हैं और इनसाइड द लंग टिश्यू ये लंग्स टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं और जो एल्विलर लेवेजेस है उसे ये बाहर आ जाते हैं और वहाँ से ये फिर ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई से ट्रेकिया और ट्रेकिया से ऊपर ये फिर दोबारा जो है स्पोलो हो के ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ जाते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि लैरिंग और फेरिंग्स जो है वहाँ पे जो है स्टमक से और लंग से ट्रेकिया और स्टमक से ओसोफेगस आते हैं, तो वहाँ पे वो एपिग्लोटस लगा होता है ना, तो एक बंद होता है दूसरा खुलता है। तो ये जो लार्वी है ये ट्रेकिया से होते हुए ओसोफेगस में और ओसोफेगस से फिर स्टमक, स्टमक से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो लार्वी है अब ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है और ये एडल्ट फॉर्म में मैच्योर हो जाते हैं।
जब ये एडल्ट वॉर्म में मैच्योर होते हैं तो हम जानते हैं कि जितने भी नेमाटोड है वो डाइशियस वॉर्म है, यानी उसमें मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म्स अलग अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल की मैटिंग होती है एंड देन फीमेल स्टार्ट लेइंग एग्स, और वो एग्स जो है वो फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन में पास आउट होते हैं जो अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं, यानी कि उस वक्त उसमें एम्ब्रियो नहीं होता। तो आउटसाइड द इन्वायरमेंट जब इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम कंडीशन मिलता है तो ये एम्ब्रियोनेट हो जाते हैं, इनमें एम्ब्रियो बन जाता है। और फिर जब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट करता है तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो इंटेस्टिनल वॉर्म्स हैं, लेकिन अपने लाइफ साइकिल के थ्रू वो इंटेस्टाइन से लिवर, लिवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स होके जाते हैं और इसको हार्ट लंग्स माइग्रेशन कहते हैं। और इस माइग्रेशन के वक्त ये जो है डैमेज भी कॉज करते हैं टू द ह्यूमन होस्ट। अच्छा, जो मेजर डैमेज है वो हमेशा लार्वल माइग्रेशन से होता है, यानी कि लार्वा जो है वो जब लंग्स टिश्यू से पेनिट्रेट हो के क्रॉस कर रहा होता है तो उस वक्त ये ज़्यादा डैमेज कॉज करता है रादर देन द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट वॉर्म इन द इंटेस्टाइन। यानी कि जो इंटेस्टिनल वॉर्म, इंटेस्टाइन में जो एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट होता है उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान लार्वा की माइग्रेशन से होता है, पर्टिकुलरली लंग्स में, क्योंकि लंग्स में वो पेनिट्रेट करके वहाँ तक आता है एल्वुलर स्पेस तक और फिर वहाँ से ब्रोंकाई और फिर ऊपर तक आता है। अच्छा, जो प्रिंसिपल साइट ऑफ टिश्यू रिएक्शन है वो लंग्स है। वो इसलिए लंग्स है कि लंग्स के टिश्यू को वो पेनिट्रेट करता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है विद इसिनोफिलिक एक्सुडेट। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वॉर्म्स के अगेंस्ट जो फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस है वो इसिनोफिल रोल प्ले करता है, तो इसलिए वॉर्म्स के इन्फेक्शन में हमेशा इसिनोफीलिया होता है, पर्टिकुलरली जब वॉर्म्स जो हैं हार्ट लंग माइग्रेशन या बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो फिर इसिनोफीलिया होता है। एक्सुडेट यानी कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, मैं सिंपल बता रहा हूँ, अकर इन रिस्पॉन्स टू लार्वल एंटीजन। और दूसरी जो है दूसरा पैथोलॉजी ये है कि जब एडल्ट वॉर्म्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं तो इंटेस्टाइन में जो इंजेस्टेड फूड है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग जो फूड खाता है तो ये जो एडल्ट वॉर्म है ये भी उसी इंजेस्टेड फूड से अपना फूड डिराइव करते हैं, यानी उसी से ही अपना खाना खाते हैं। तो इसलिए जब हैवी वॉर्म बर्डन होता है यानी कि वॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो फिर माल न्यूट्रिशन भी कॉज कर सकता है, पार्टिकुलरली चिल्ड्रन में। अच्छा, जो क्लिनिकली मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। मैं हर बार बताता हूँ कि वॉर्म्स के इन्फेक्शन डिपेंड करता है लोड ऑफ द वॉर्म पे, नंबर ऑफ द वॉर्म्स पे, कि वॉर्म्स कितने में है। अगर वॉर्म ज़्यादा है, हैवी बर्डन है, तो फिर वो यूजुअली सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। अगर वॉर्म्स का नंबर कम है तो फिर वो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होता है। तो मोस्ट इन्फेक्शंस आर एसिम्प्टोमेटिक। जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो स्केरियस निमोनिया विद फीवर, कफ एंड एसिनोफीलिया कैन अकर विद अ हैवी लार्वल बर्डन, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लार्वी हैं और वो एक साथ जो है लंग्स के टिश्यू से पेनिट्रेट होकर आगे की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में फिर स्केरियस निमोनिया भी डेवलप हो सकता है विद फीवर एंड कफ एंड ऑफ कोर्स एसिनोफीलिया। और यही हैवी बर्डन जब स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन तक पहुंचता है तो एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है और वॉर्म बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द इंटेस्टाइन इन केस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, दूसरे जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये भी हो सकते हैं हैवी वॉर्म इन्फेक्शन में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस, पार्टिकुलरली हम डायग्नोसिस करते हैं किस चीज़ पे कि जब हम एग्स को डिटेक्ट करते हैं इन द स्टूल ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन थ्रू माइक्रोस्कोप। लार्वी भी आइडेंटिफाई हो सकता है स्पूटम या गास्ट्रिक एस्पायरेट में अगर वो पल्मोनरी माइग्रेशन फेज में है, यानी कि पल्मोनरी माइग्रेशन फेज में है, लंग के थ्रू लार्वी पास हो रहा है तो उस वक्त गास्ट्रिक एस्पायरेट में या स्पूटम में लार्वी भी बाहर आ सकता है, बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर एंड इट यूजुअली अकर इन दी हैवी लार्वल बर्डन। ओकेजनली जो है पेशेंट अपने स्टूल में एडल्ट वॉर्म भी देख सकता है, जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा, या थ्रू द माउथ और नोज एंड आर रिकॉग्नाइज बाय देयर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और हैवी बर्डन इन्फेक्शन में जो एडल्ट वॉर्म है वो नोज़ या माउथ के थ्रू भी बाहर आ सकते हैं और फिर हम उनको फिजिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एडल्ट वॉर्म जो है ये निमाटोड है या निमाटोड नहीं है।
यूजुअली फर्टिलाइज एग्स आर फाउंड इन फीसिस बट ओकेजनली इनफर्टाइल एग्स। अब फर्टिलाइज और इनफर्टाइल एग क्या है? फर्टिलाइज एग ये है कि जब मेल और फीमेल आपस में मैटिंग करते हैं तो फीमेल उस मैटिंग के बाद जो एग्स देती है वो फर्टिलाइज एग्स होती है, क्योंकि वो आगे जाके लार्वी प्रोड्यूस कर सकती है या एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकती है। इनफर्टाइल एग्स वो वाले एग्स है जब मेल फीमेल की मैटिंग नहीं होती लेकिन फीमेल एग्स देती है विदाउट मैटिंग, तो वो इनफर्टाइल एग्स होती है, क्योंकि उनके अंदर जो है जर्मिनल लेयर नहीं होता, उसमें एम्ब्रियो नहीं बन सकता या उससे लार्वी जो है वो नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, फर्टिलाइज एग्स आपको कैसे नज़र आएंगे? 40 to 70 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग हो सकते हैं, यानी कि इस तरह ये जो लेंथ है इसकी, और 35 to 45 मिलीमीटर इनकी ये विड्थ हो सकती है। राउंड और ओवाइडल इन शेप होते हैं, ये आप देख रहे हैं राउंड ओवाइडल है विद थिक शेल है। ये आप देखिए ये सारा जो बीच में है, एक तो ये आउटर ब्लैकनिंग है ना, ये अंदर जो बीच में येलो ब्राउन है ये थिक शेल है, ठीक है। ब्राउन और येलो कलर होता है। मेमिलेटेड अल्ब्यूमिनस कोट ऑन आउटर शेल, ये जो आउटर शेल है इस पे मेमिलेटेड अल्ब्यूमिनस कोट होता है। अल्ब्यूमिन आपको पता है कि प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन इसके आउटर सरफेस पे कोट बनाती है, यानी एक लेयर बनाती है। इसको मेमिलेटेड इसलिए कहते हैं कि ये कोट जो है इसके निपल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप देख रहे हैं ना, ये एक निपल है, ये एक निपल बना हुआ है, तो इस तरह निपल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको मेमिलेटेड अल्ब्यूमिनस कोट कहते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि कोट प्रेजेंट नहीं होता, अल्ब्यूमिनस कोट, तो उस एग को हम फिर डीकॉर्टिकोटेड एग कहते हैं। ये जो एग है ये डीकॉर्टिकोटेड है, देखो ये डायरेक्टली शेल है, और इस एग के ऊपर जो है ये कॉर्टिकोटेड एग है, यानी इसके ऊपर अल्ब्यूमिनस कोट मौजूद है और इसके अंदर फिर ये ओवम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इनफर्टाइल एग्स जो है वो 85 to 95 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं और 35 to 45 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, तो ये ज़्यादा लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्टाइल एग्स, ठीक है। एलोंगेटेड, ओकेजनली ट्रायंगल, किडनी शेप या अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं, बट दे आर वेरी वेरी रेयर, तो आप इन पे फोकस करें। शेल ऑफन वेरी थिन, ये जो शेल होता है, दूसरे में मैंने बताया था शेल बहुत ज़्यादा थिक था, यहाँ अगर आप ये शेल देखें तो ये थिन है, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो शेल थिन होता है, ब्राउन होता है। इंटरनल मटेरियल इज अ मास ऑफ इरेगुलर ग्लोब्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स दैट फिल द शेल। ये जो इंटरनल मटेरियल है तो यहाँ कोई जर्मिनल लेयर नहीं होता, बल्कि ग्लोब्यूल्स होते हैं और ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये इनफर्टाइल एग है, ये फर्टिलाइजेशन से नहीं बने, सेम यहीं पे है, ठीक है। मेमिलेटेड कवरिंग एट्यूनेटेड और मिसिंग इन मैनी केसेस। मेमिलेटेड जो अल्ब्यूमिनस कोट की कवरिंग है वो यूजुअली होती नहीं है, अगर होती है तो एट्यूनेटेड होती है, यानी वीक होती है। उसी तरह डम्प्ड जो है या बड़ा लेयर नहीं होता जिस तरह फर्टिलाइज एग में होता है। ये आप देखें, ये जो है अनफर्टिलाइज एग है स्केरियस लम्प्रिकॉइड का वेट माउंट में, और ये भी अनफर्टिलाइज एग है ये, लेकिन ये डीकॉर्टिकोटेड है। इस पे देखे कोई ऊपर से कोट नहीं है, और इसके ऊपर आप देखें तो ये देखें मेमिलेटेड कोट है, ये देखें ना निपल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये अगेन ये मैंने 2 पिक्चर लगाए थे कि ये देखें ये निपल लाइक स्ट्रक्चर इस तरह बनते हैं, ये निपल लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये फर्टिलाइज एग है, राउंड है, ये अनफर्टिलाइज है, एलोंगेटेड है, इसके बीच जो है ओवम प्रेजेंट है, इसके बीच कोई ओवम नहीं है, ग्रेन्यूल्स है और ग्लोब्यूल्स है। यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चंस या सजेशंस है, यू कैन राइट मी ऑन khurramtalvi@gmail.com। अगर आपको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह।